एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये स्टार्ट करना है, बट उससे पहले हम आपको कुछ टर्म समझाना चाहेंगे ताकि जब ये आगे आए तो इसमें आपको फिर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम एक टर्म बच्चों ये है। बड़ा आसान से एक एग्जांपल लेकर इसको समझाता हूं। देखो, जैसे ये एक चाय की प्याली है और एक सॉसर में रखी हुई है। तो प्राइम फेसी एविडेंस ये कहता है कि आपको यहां से भाप उठती हुई दिखाई देगी। तो भाई ये जो हॉट टी है, हॉट टी किस में रखी हुई है? हॉट टी जो रखी हुई है वो एक कप में रखी हुई है। तो हॉट टी प्लस कप ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यानी इसके बाहर तो देखिए, इसके बाहर हवा जाएगी, यहां तक चाय हो सकती है, मैक्सिमम चाय यहीं तक हो सकती है। तो ये जो ये कहलाती है थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, ये बाउंड्री है। ठीक, ये हो गई बाउंड्री। और ये कहलाएगा सराउंडिंग। ये क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। ये तीन टर्म आप समझ लीजिए। देखिए पूछा उछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। तो सिस्टम, सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो इंटरफेस, जो इन दोनों को अलग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाउंड्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बाउंड्री कहते हैं। तो एक चीज हो गई थर्मोडायनेमिक सिस्टम। उसके बाद एक और चीज हमें पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। देखो, तुमने एक सिलेंडर लिया, बहुत आसान से समझाना है, सिर्फ इसको, इसके बारे में लिखवाना नहीं है, इसको समझाना है। ये सिलेंडर है आपका, ठीक है। इसमें आपने एक पिस्टन लगा दिया। अच्छा, इसके ऊपर आपने दो वेट रख दिए, ऐसे वेटेड। ठीक, अब इसमें एक गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। ठीक, ठीक है। अभी हम सिस्टम के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये पिस्टन मूवेबल है। पिस्टन क्या है? मूवेबल है। जब हमने पहली बार सिस्टम को देखा और अभी पिस्टन को हम अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, उस समय सपोज कर लेते हैं कि हमने मेजर किया किसी बोरोमीटर से या मोनोमीटर से इसका प्रेशर P1, इसका वॉल्यूम V1 और इसका टेम्परेचर T1। ये तीन चीजें हमने कही। तो इन तीन चीजों की मदद से हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेज का पता लगा सकते हैं। बात समझिएगा कि इन दो के बीच का रिलेशन आएगा और उस रिलेशन के थ्रू हम थर्मोडायनेमिक स्टेज का पता लगा सकते हैं। इसलिए हम उसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब मिसाल के तौर पर यही देख लीजिए, हमने ये दोनों वेट हटा लिए। जैसे ही हम वेट हटाएंगे, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, यानी गैस एक्सपांड करेगी। अब गैस जब एक्सपांड करेगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी, वाह भाई वाह, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और आपने कुछ काम करा नहीं है। चलिए, प्रेशर को आपने फिर कांस्टेंट करके रखा हुआ है, लेकिन अब ये दोनों चीजें बदल जाएंगी। देखो बेटा, पहले वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम ज्यादा होगा। अच्छा, अब जब मॉलिक्यूल को फैलने के लिए जगह भी ज्यादा मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका टेम्परेचर बदल जाएगा। तो देखो, ये उसकी दूसरी स्टेट हो गई। तो ये है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? the variables by which we can describe a particular state of a thermodynamic system। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उन वेरिएबल्स के बीच में जो वेरिएबल्स हैं जो कि बदलते रहते हैं, उन्हें हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में कॉमनली हम तीन का वो करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप्स लेते हैं। इन्हीं के बीच की रिलेशनशिप हम देखते हैं। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम वापस चलते हैं।
हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था, जब हमने आपसे ये कहा था कि जब हम किसी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करते हैं, व्हेन वी सप्लाई एनर्जी टू अ सिस्टम, व्हाट विल हैपन, इट विल यूटिलाइज इन टू वेज। वो दो तरीकों से यूज होती है। एक तरीके से वो इंटरनल एनर्जी को घटाती बढ़ाती है, ये प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, और दूसरा हिस्सा उसका वर्क डन करता है या वर्क कंप्रेस होता है, ये भी उस पर डिपेंड करेगा। तो एक तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर आपके पास डीके त्यागी की बालाजी हो, तो बालाजी में आप देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम के नीचे लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ द थर्मोडायनेमिक बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 4 लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अच्छा, जीरोथ लॉ को जीरोथ लॉ क्यों कहते हैं, शायद लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था। देखो, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पहले ही डिराइव कर लिया गया था, पहले ही खोज लिया गया था, और जीरोथ लॉ के बाद खोजा गया था। तो थर्ड लॉ, लेकिन जीरोथ लॉ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो अब फर्स्ट और सेकंड लॉ तो हम पहले दे चुके, तो हम क्या करें, हमारी मजबूरी थी कि हम उसे फिर जीरोथ कहें, इसीलिए उसे हमने जीरोथ लॉ कहा। जीरोथ लॉ का इंटरप्रिटेशन और कुछ नहीं, वो ये कहता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा अगर दो सिस्टम में हीट का एक्सचेंज ना हो, एक दूसरे से हीट का एक्सचेंज ना हो। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपने वापस उस पर चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं इस वीडियो में रिकॉल करूंगा, तो ये समझने वाली चीज थी, व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए हमारे पास एक 2 घंटे का वीडियो है, अगर कभी मौका लगे तो उस वीडियो को देखिएगा। उसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जेई मेन तक की बातें करी हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसका फॉर्म मैंने आपको बता रखा है। क्या होता है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम या हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन में हमें देखना है कि प्रोसेस का मतलब जब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज होते हैं तो प्रोसेस होता है। एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर पे जाना, एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम पे जाना, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे जाना, तीनों का एक साथ बदल जाना, ये कहलाता है प्रोसेस। तो अब प्रोसेस बहुत तरीके के होते हैं, वो तमाम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। जैसे देखो, पहले है सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस। चलो एक इंडिकेटर डायग्राम से समझाता हूं। एक इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं। आप जानते हैं इंडिकेटर डायग्राम किसको कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए किन्हीं दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बीच में खींचा जाने वाला ग्राफ है। क्या है? कर्व है कि भाई प्रेशर के साथ वॉल्यूम कैसे वेरी कर रहा है, भाई टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम कैसे वेरी कर रहा है, या वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर के साथ प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। तो ये इंडिकेटर डायग्राम कहलाते हैं। तो चलिए हम एक इंडिकेटर डायग्राम लेते हैं जिसमें हम वाई एक्सिस पर प्रेशर रखते हैं और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रेशर और वॉल्यूम। आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं। मान लीजिए आपका एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम पहले ए स्टेट में था, यहां से हमने इसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल करके इसको बी स्टेट में लाए। देखिए तीर हमारा जा रहा है। अच्छा, इस इंडिकेटर डायग्राम से क्या मालूम हुआ कि भाई ए से बी तक के प्रोसेस में अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर पी ए वी ए और बी टी ए था, तो यहाँ पर प्रेशर पी बी वी बी टी बी। अब ये इक्वल होगा नहीं होगा, ये इक्वल होगा नहीं होगा, ये सब बात की बातें हैं। अभी तो फिलहाल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो तीन के तीनों वेरिएबल भी चेंज हो सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमने एक ऐसा ही लिया। अच्छा, कर्व ये हमारा कह भी रहा, टेम्परेचर के बारे में जो प्रोडक्शन थोड़ा यहाँ मुश्किल है इस कर्व से, इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक लॉज लगाने होंगे। इट इज द मैटर ऑफ नॉट कंसर्न फॉर हियर इट इज ओनली कंसर्न दैट कि
suppose that you have the pressure PA here, VA at the volume. Here PB is the pressure and VB is the volume, and we taken a gas A to B, A से B तक ले गए. अच्छा, उसके बाद हम फिर गैस को कंप्रेस कर लेते हैं, कंप्रेस करके वापस वहीं ले आते हैं. अब ये एक प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस 1 हुआ और ये प्रोसेस 2 हुआ. जरा ध्यान देखिए कंक्लूसिवली क्या निकला. आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, चक्कर लगाया आपने, दैट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस. ये प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस. इफ आफ्टर सेवरल स्टेजेस, ये मेरी अपनी डिफिनेशन, इफ आफ्टर सेवरल स्टेजेस ड्यू टू changes in thermodynamic variables, a system returns to its original state, then process is known as cyclic. इसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. अगर कोई भी सिस्टम सेवरल स्टेजेस के बाद वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए तो इसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. मैंने एक बड़ा आसान सा साइक्लिक प्रोसेस लिया. हम आपकी याद दहानी के लिए ये भी बता दें कि देखें साहब, अब आपने एक इंडिकेटर डायग्राम P और V के बीच में बनाया है. आप इस स्टेज से यहां लेकर जाते हैं. देखिए अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमने प्रेशर को लगातार इंक्रीज किया, प्रोसेस चेंज हुआ, स्टेज ए से स्टेज बी आई. अब आप देख लो वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना. तो मैंने आपसे क्या कहा था, कोई भी एक वेरिएबल आप चेंज करेंगे और उससे कनेक्टिंग अगर कोई दूसरा वेरिएबल भी चेंज होने लगा तो फिर वो इंडिकेटर डायग्राम बनाएगा, और वो इंडिकेटर डायग्राम अगर बना रहा है तो फिर हम ये चीज कह सकते हैं. इज इट क्लियर? ठीक. अब ये B से C पर जाता है. वाह भाई वाह. अब देखिए प्रेशर कांस्टेंट कर दिया हमने और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी एक प्रोसेस हो गया. C एक प्रोसेस. ये सब प्रोसेस हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारा मैटर ऑफ कंसर्न क्या है? साइक्लिक प्रोसेस. तो बताना ये चाहता हूं कि केवल ये नहीं, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है. देखिए C से D तक आए और D से वापस A तक आ गए. अगर आप यहाँ आ गए, एक साइकिल आपने पूरी की, लेकिन देखो यहाँ साइकिल किसके फॉर्म में पूरी की गई है? रेक्टेंगल को चाहो तो रेक्टेंगल कह लो, स्क्वायर चाहे तो स्क्वायर कह लो, दोनों में से कुछ भी कहोगे होगा साइक्लिक प्रोसेस. तो ये भी साइक्लिक प्रोसेस है. ऐसा ही अगर हम बात करें इसकी, तो कोई हमसे ये ना कहे कि क्या गोला साइक्लिक प्रोसेस ना हो. अरे काहे ना होगा भाई, गोला भी एक साइक्लिक ही प्रोसेस है, गोल प्रोसेस है ना. मान लो यहाँ से चले थे, ये इनिशियल स्टेज थी, फिर यहाँ गए फाइनल ऐसे. अच्छा चलो अब किधर से चल के गए, यहाँ से गए और फिर यहाँ से यहाँ तक आए. ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस. बात खत्म हो गई. ये भी एक इंडिकेटर डायग्राम है P एंड V. कहे सर आप क्यों इतना समझा रहे हैं इसके बारे में? उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ. क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में साइक्लिक प्रोसेस में क्या रोल है उसका. हाउ विल यू अप्लाई FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस में आप कैसे अप्लाई करोगे? तो बाबू जब सिस्टम यहीं से चला और यहीं वापस आ गया तो एक चीज नहीं चेंज हुई. क्या नहीं चेंज हुई जरा बताएंगे. FLTD कहता है कि अगर स्टेज चेंज नहीं होगी तो चूंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, तो जब स्टेट ही चेंज नहीं तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी. यानी इन द साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U इज इक्वल टू 0. अब डेल्टा U तो 0 हो गया. अब अगर डेल्टा U की वैल्यू 0 है, डेल्टा U की वैल्यू 0 है, तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ कि FLTD फॉर साइक्लिक प्रोसेस हमारा ये होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. जब ये 0 तो फिर डेल्टा Q यानी हीट गिवन टू द सिस्टम विल यूटिलाइज इन डूइंग वर्क ओनली. आप सिस्टम को जो भी हीट देंगे वो केवल और केवल एक ही कार्य करेगी. वो कार्य क्या होगा? वो कार्य होगा वर्क.
जो भी आप उसमें स्थानांतरण करेंगे वो किसके काम में आ जाएगी, वो किसके काम में आ जाएगी, वो वर्क डन करने में काम आ जाएगी। अब अगर हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव देन वर्क डन विल बी एक्सपेंडेड, वर्क विल बी एक्सपेंडेड, इट इज नेगेटिव देन इट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, इट इज अनदर मैटर। तो भैया पहला प्रोसेस क्या समझे, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक। अच्छा, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड एट डूइंग द यूजफुल वर्क, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप इसको नोट कर लेंगे, आप चाहें तो इतना ही नोट करें और साइक्लिक प्रोसेस। आइए साहब दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट करना आपका काम है, आगे बढ़कर पढ़ाना हमारा काम है, बाकी नेट पर सारा इंतजाम है। मेरा समझ में आए मेरा पढ़िए, किसी और का समझ में आए उसका पढ़िए, लेकिन पढ़िए और आगे बढ़िए, यही हमारा नारा है, ठीक है भाई। तो इसमें तो चाहे तो आप लिख भी लो कि इन साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस heat given to the system, heat given to the system is utilized in doing external work, in doing external work। ये आपका पूरा निचोड़ निकाल के हमने रख दिया, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है साहब, ये पहला प्रोसेस हो गया, ठीक। अब आओ देखो, सिस्टम तीन तरीके के होते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम, क्योंकि बताने जा रहा हूं इसलिए बताना जरूरी है। थर्मोडायनामिक सिस्टम एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ओपन सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जांपल, एक गरम चाय की प्याली हो आराम से, ये क्या है, ओपन सिस्टम है। क्यों भैया, हाँ थोड़ी देर रख के देखो, चाय भाप निकली, टेम्परेचर कम हुआ और साथ साथ में उसका वॉल्यूम भी कम हुआ, यानी मास भी ट्रांसफर, एनर्जी भी ट्रांसफर। तो ओपन सिस्टम किसे कहते हैं, जिससे मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सके, यानी मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर, ठीक, ट्रांसफर। अब तुम्हारी पानी पीने की बोतल है, दो तरह की बोतल है, एक नॉर्मल बोतल है, एक नॉर्मल बोतल है। तो अगर नॉर्मल बोतल है, ढक्कन तुमने ऊपर से लगा दिया तो वो सिस्टम क्लोज हो गया। मान लो जैसे ये तुम्हारे पास एक ग्लास है, अब देखो इस ग्लास के ऊपर तुमने एक ढक्कन लगा दिया, ऐसे लिड लगा दी, और यहां पर तुमने मिल्क भर दिया, ये दूध भर दिया है, मिल्क है ये, मिल्क भर दिया, गरम दूध, हॉट मिल्क। तो अगर ठंडा करने की कोई जुगाड़ नहीं है तो फिर सबसे आसान तरीका क्या है, इंतजार कीजिए, 15, 20, 25, 30 मिनट तक इंतजार कीजिए, आपको दूध ठंडा मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो होगा क्या, इस अगर ये लिड ना कंडक्टिंग है तो ये हीट को जाने देगी, हीट का मतलब एनर्जी को जाने देगी, यानी क्लोज सिस्टम से हीट ट्रांसफर पॉसिबल है बट मास ट्रांसफर नहीं पॉसिबल है ना। तो मास, अरे हीट ट्रांसफर इज एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी कैन ट्रांसफर, ये हुआ क्लोज सिस्टम की पहचान, एनर्जी कैन ट्रांसफर। अच्छा ओपन में दोनों, इसमें एनर्जी, इसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, ढक्कन से ढक के रखे हो, कहां से ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं ट्रांसफर होगा, अच्छी बात है भाई। अब ये क्या वाला आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब अलग किया हुआ, हिंदी में कहते हैं विलागत निकाय, अलग थलग पड़ा हुआ। आपके पास एक अच्छी बॉटल है मिल्टन की, मिल्टन, या जो आजकल दूसरा भी नया ब्रांड आ गया, मैं कोई प्रचारक नहीं हूं, है ना, तो मिल्टन की बॉटल जैसे है, एक एग्जांपल लिया मैंने, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड। तो उस मिल्टन की बॉटल में अगर आप सुबह स्कूल चलने से पहले ठंडा पानी रखते हैं तो वो ठंडा पानी आपको 2-4 घंटे के बाद जब आप उसे खोलते हैं तो आपको वही टेम्परेचर, वही ठंडा पानी, या उसके अंदर आपने आइस रखी हुई है तो वो आइस वैसी ही मिलेगी। आए
अब ना मास ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तुम इससे समझ लो कि ये हमने इंसुलेटिंग वॉल बना रखी है और यहाँ पर एक पिस्टन तो लगाया है, लेकिन पिस्टन के नीचे भी इंसुलेटर लगा रखा है। तो आपको थर्मल हीट ट्रांसफर से ही मालूम है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर या इंसुलेटिंग वॉल अगर होगी तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, और ऊपर से पिस्टन लगा रखे हो कोई मास भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम। अब यहाँ ये क्यों बताया? A system is said to be isolated if neither energy nor mass can be transferred from it to the system to the surrounding. There is no exchange of mass and energy between the system and the surrounding. Then system is known as isolated. तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं a system is said to be isolated. A system is said to be isolated. Said to be isolated if there will be no exchange. There will be no exchange between system. There will be no exchange of heat and energy and mass. Of energy and mass. Of energy and mass between the system and surrounding. That is known as system and surrounding. मैं इतनी जोर जोर बोल रहा हूं, आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप लिख भी सकते हैं। अगर नीचे नहीं भी दिख रहा होगा तो वो आप लिख सकते हैं, जो मैंने मुंह से बोला है वो आप सुन चुके हैं। A system is said to be isolated if there is no exchange of heat and mass या energy and mass between the system and the surrounding. ना सिस्टम से कोई हीट बाहर जा सकती है, ना सिस्टम में कोई हीट आ सकती है। भाई वाह, क्या बात कही। तो अब अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम पर FLTD लगाएं तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम पर FLTD लगा देते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, ना हीट दे सकते हो ना हीट ले सकते हो, हेंस FLTD फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। हेंस FLTD यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए FLTD क्या हो गया? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। बेटा ये तो है 0, तो डेल्टा, अरे सॉरी मैं जज्बात में बह गया, ये है 0, डेल्टा U प्लस W, तो W इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा U। भाई तो वर्क डन कैसे होगा? ऑन द अकॉर्ड ऑफ एनर्जी ओनली। अरे वर्क डन कैसे होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वजह से होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का FLTD क्या है? W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। रिकॉल करते हैं साइक्लिक प्रोसेस का FLTD क्या है? Q इज इक्वल टू W। वैसे ही इसका FLTD क्या है? इस प्रोसेस का, आइसोलेटेड सिस्टम या प्रोसेस का FLTD क्या है? W इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा U। यानी आप जो भी वर्क करेंगे वो उल्टे इंटरनल एनर्जी के विरुद्ध होगा। क्या होगा? ठीक है, एक जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप काम करेंगे वो किसके विरुद्ध होगी? वो इसके विरुद्ध हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के। ठीक, अच्छा, सिस्टम में डेल्टा U की भी वैल्यू, जब डेल्टा Q की वैल्यू 0 तो डेल्टा W की भी वैल्यू 0, डेल्टा W की भी वैल्यू 0 अगर कर दी जाए तब फिर देखो डेल्टा U इज इक्वल टू 0। तो आइसोलेटेड सिस्टम में एक और बात नोट करने लायक है। पहले तो आप वो नोट कीजिएगा जो मैंने आपको बताया कि हीट आप दे नहीं सकते, हीट आप ले नहीं सकते। तो Q की वैल्यू क्या है? रुको, हम नहीं करेंगे ऐसा, हम ऐसे बताएंगे। अब डेल्टा Q की वैल्यू 0, तो यहाँ जो वर्क डन होगा वो किसकी भी आप पर होगा? इंटरनल एनर्जी के भी आप पर होगा। तो बच्चों अगर एक्सपैंड करेगी गैस तो टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर फॉल करेगा, और अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। भाई काम कर रहे हो तो किसी के दम पे काम करोगे ना, इंटरनल एनर्जी की को ही यूटिलाइज करोगे एज अ वर्क, क्योंकि आपको तो बाहर से कोई एनर्जी मिल नहीं रही, कोई हीट मिल नहीं रही है। एक तो ये हो सकता है। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम में हम एक और शर्त लगा सकते हैं
कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, किताब में सही कर लीजिएगा आप लोग, अगर किसी किताब में ये ना दिया हो तो इसको सही कर लीजिएगा। आइसोलेटेड सिस्टम, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0, डब्ल्यू की वैल्यू 0, तो डेल्टा यू की वैल्यू 0। इसका क्या मतलब हुआ, यू रिमेन्स कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी नहीं बदलती, इंटरनल एनर्जी नहीं बदलती। अगर सिस्टम कोई काम करेगा तो अपनी इंटरनल एनर्जी के दम पर काम करेगा, बाहर से आप उसे कोई एनर्जी दे नहीं सकते और ना ही आप उसकी कोई एनर्जी निकाल पाएंगे। तो ये था बेटा दूसरा प्रोसेस, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आ जाओ तीसरा। अच्छा, इसे भी नोट कर डालना है ना, इसे भी नोट कर डालना। अब ये तीसरा प्रोसेस आइसोकोरिक। आइसोकोरिक वर्ड जो है वो लैटिन का वर्ड है। कोरिक का मतलब वॉल्यूम से होता है, आइसो का मतलब समान होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोकोरिक इफ देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोकोरिक, अ प्रोसेस is said to be isocoric, इसे आइसोकोरिक कहेंगे if change in volume is 0, change in volume is 0। तो इसका मतलब नहीं कि प्रोसेस नहीं होगा। मिसाल के तौर पर इंडिकेटर डायग्राम में अगर आप P और V के बीच का एक इंडिकेटर डायग्राम खींच रहे हैं, जिसमें देखिए हम गैस का प्रेशर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये तीर क्या है, बढ़ाते जा रहे हैं प्रेशर। देखो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का मतलब उसका वो प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक है। बेटा हमने आपको एक फार्मूला सिखाया है, वी नो दैट। अब देखिएगा, वी नो दैट W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इज इक्वल टू 0, एज डेल्टा V इज इक्वल टू 0 इट इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू 0 बाई वाह है। तो hence FLTD for isocoric process, hence FLTD for isocoric process, isocoric process, isocoric process के लिए FLTD क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब W की वैल्यू 0 है तो डेल्टा Q की वैल्यू डेल्टा U के बराबर, यानी आप सिस्टम को जो भी हीट सप्लाई करोगे वो किस में यूटिलाइज होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में होगी। और अगर सिस्टम से हीट निकालोगे तो उसका क्या अल्टीमेट इफेक्ट आएगा, इंटरनल एनर्जी घटेगी। क्या होगी बेटा, इंटरनल एनर्जी घटेगी। इफ यू गिव द हीट टू द सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज, इफ यू extract heat from the system then internal energy will be decrease. It is clear। तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद चौथा प्रोसेस आता है नहीं सॉरी 3 प्रोसेस तो हो गए ना, कौन कौन सा बता दिया, साइक्लिक प्रोसेस बता दिया, आइसोलेटेड सिस्टम बता दिया, अब आइसोकोरिक प्रोसेस बता दिया। तीसरा, चलो बेटा चौथा देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने 9th क्लास में याद किया होगा बॉयल्स लॉ, याद आया, बॉयल्स लॉ याद आया। क्या कहता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, if the temperature remains constant then volume of the given mass of an ideal gas is directly proportional to reciprocal of pressure, P is directly proportional to 1 upon P। अब इसी वो जो बॉयल्स लॉ है ना बेटा, वो बॉयल्स लॉ किस पर कब वैलिड होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर कोई प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आइसो का मतलब फिर से वही हो गया, समान और इक्वल, और थर्मल का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर से है। तो सेम टेम्परेचर पर होने वाले प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो चौथा प्रोसेस हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस।
इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। अभी फिलहाल चूंकि FLTD का एप्लीकेशन सिखाना है, इस वीडियो का टॉपिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, FLTD के सारे एप्लीकेशंस बताना है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ इसका एप्लीकेशन बनाकर छोड़ देंगे। हाँ, इसके बारे में हम फिर अगली वीडियो जब बनाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस एंड वर्क डन इन द इंडिकेटर डायग्राम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब फिर हम वहां बताएंगे कि ये कैसे क्या गवर्न करता है। अभी फिलहाल FLTD देखिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में अगर एक छोटी सी आपको वो बताया जाए, इफ द टेम्परेचर of the system remains constant if the temperature of the system remains constant during the process then process is said to be isothermal. इसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ये आइसोथर्मल प्रोसेस की पहचान है। अभी इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा अलग से करेंगे, क्योंकि ISC में एक अलग से चैप्टर है, तो उस चैप्टर पर हम आपको बताएंगे। डेल्टा टी की वैल्यू आपने 0 की। अच्छा, डेल्टा टी की वैल्यू अगर 0 कर दोगे, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। तो चूंकि इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। बोल्ट्जमान लॉ में ये भी बताया जाएगा, आपको आगे आएगा बोल्ट्जमान लॉ जब हम KTG पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके बाद के चैप्टर्स में आता है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 का सीधा सीधा इंप्लाइज जो होता है वो ये कि डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई। डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब अगर डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, सिंस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इसलिए ऐसा, ठीक है। तो अब डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई। सो FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए FLTD क्या होगा? फिर से हम लिखेंगे FLTD डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा Q की वैल्यू, डेल्टा U तो 0 है, तो डेल्टा Q की वैल्यू किसके बराबर होगी? W के बराबर होगी। भाई वाह, आप जो भी हीट सिस्टम को सप्लाई करोगे वो यूटिलाइज किसमें होगी? वर्क डन करने में होगी। किसमें यूटिलाइज होगी? वर्क डन में। तो इसका भी FLTD क्या आया? डेल्टा Q इज इक्वल टू W। डेल्टा Q इज इक्वल टू W। डेल्टा लगाओ ना लगाओ अपने अपना मर्जी है। डी जैसे डिफरेंशियल फॉर्म में हमने लिखा था DQ इज इक्वल टू DU प्लस GW, उतोरे ऊपर है, समझे भैया? तो ये है डेल्टा Q इज इक्वल टू W। ये हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रोसेस तुमने बहुत बार देखा और सुना होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। क्या? जब पानी बरस जाता है तो आपको दूर से ही रेल के विसिल की आवाज आती है मित्रों। ऐसा कैसे? एक्चुअली इन्वायरमेंट में उस समय कुछ चेंजेस होते हैं जो ऑल ऑफ सडन होते हैं। ये जो ऑल ऑफ सडन चेंजेस होते हैं, इन्हें हम एडियाबेटिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इतनी तेजी के साथ होता है कि सिस्टम से सराउंडिंग को और सराउंडिंग से सिस्टम को कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस? अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए साहब, तो हीट सिस्टम में लिया और दिया नहीं जाता। बिल्कुल चिंता ना करिएगा, इन दोनों के बारे में हम बहुत से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस में अगले चैप्टर के अंदर। लेकिन फिलहाल यहाँ हमें FLTD सबका बताना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं FLTD के हिसाब से एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। इफ
देयर इज नो एक्सचेंज, ये याद रखिएगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेकन प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, between the system and the surrounding during the process, then process is said to be adiabatic, said to be adiabatic. Hence, for adiabatic process, किसी adiabatic प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है. सो FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. इट इम्प्लाइड दैट 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. तो W इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू. ये देख लो भैया, एक बार से फिर मिल गया, एक बार से फिर मिल गया हमको. एडियाबेटिक प्रोसेस है ये. ठीक, इसके बारे में चर्चा की जाएगी आपसे, पूरी चर्चा की जाएगी. वर्क डन कब होता है, वर्क ऑब्टेन्ड कब होता है, इसका इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, एडियाबेटिक कर्व्स क्या होते हैं, कौन से लॉ पे चलता है, ये सब आगे का इश्यू है इस चैप्टर के बाद. आज जब हम दो प्रोसेसेस को पूरी तरीके से पढ़ेंगे इंडिपेंडेंटली, जिसमें इसके पहले वाला प्रोसेस आइसोथर्मल और ये वाला प्रोसेस एडियाबेटिक. इतना ठीक है बच्चों. इस चैप्टर का अब आ गया अंतिम पड़ाव, अंतिम एप्लीकेशन हम दिखाएंगे आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद. इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके. ठीक, छठवां प्रोसेस है, तो छठवां प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस. अब ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें डेल्टा पी की वैल्यू 0 होती है. बहुत बढ़िया है. अब प्रोसेस is said to be isobaric. A process is said to be isobaric if there is no change, if it take place at constant pressure, मतलब प्रेशर ना चेंज होने पाए. फॉर एग्जाम्पल इसे इंडिकेटर डायग्राम से आप समझ सकते हैं. देखिए, कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है. V और ये P, प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है और वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है V1 से V2. ये इसके लिए FLTD क्या हो जाएगा? तो फॉर isobaric process, FLTD will be delta Q is equal to delta U plus W. It implied that delta Q is equal to delta U plus P, constant V2 minus V1. ये है इसका FLTD. तो हमने 6 के FLTD लिख दिए. अच्छा, हम बार बार कहाँ लौटेंगे, इसलिए इसके 2 एग्जाम्पल भी तुमको करा देता हूँ. इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर समझ लो और बॉइलिंग ऑफ वाटर समझ लो, 2 चीजें समझ लो. आइसोबारिक प्रोसेस, अब इसको नोट कर डालो. देखो, ये ग्राफ याद रखना. तो एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ. साइक्लिक प्रोसेस का FLTD क्या है? साइक्लिक प्रोसेस का FLTD है Q इज इक्वल टू W. आइसोलेटेड सिस्टम का FLTD एक नजरिए से देखा जाए तो W की वैल्यू माइनस डेल्टा U. दूसरे नजरिए से देखा जाए तो डेल्टा U की वैल्यू 0 और चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल नॉट
अरे देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तीसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं हो सकता, इसलिए डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर हो रही थी। चौथा प्रोसेस मैंने आपके साथ आइसोथर्मल डिस्कस किया। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपने देखा कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, तो उसका एफएलटीडी क्या लिखा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। फिर आपने देखा एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके अंदर क्या हो रहा था, डेल्टा क्यू डेल्टा सॉरी आइसो सॉरी एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आपने देखा सिस्टम से आप कोई हीट ले दे नहीं सकते, तो W इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू एफएलटीडी उसका हो गया। फिर आइसोबारिक प्रोसेस का एफएलटीडी आपके सामने लिखा ही हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है हैं। तो देवियों और सज्जनों मेरी बात को गौर से सुनो, इसके दो एग्जांपल मैं आपके लिए करके देता हूं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक आइसोबारिक प्रोसेस है, बर्फ का जमना, बर्फ जमती है एक कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। और बॉइलिंग ऑफ वाटर भी, चेंज ऑफ स्टेट का ये दो फिनोमिना है। अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह डिस्कस करूंगा तो मैं वहां आपको बताऊंगा चेंज ऑफ स्टेट जब होती है, यानी हीट सप्लाई करते समय, हीट सप्लाई करने से किसी मटेरियल की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज तो होता है, लेकिन उसमें तापमान बढ़ता नहीं है। तो फिर ये चेंज ऑफ स्टेट का एग्जांपल है फ्रीजिंग ऑफ आइस। भाई पहले वाटर क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, फ्रीजिंग जब करेगा तो वो अब सॉलिड हो जाएगा। सो फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। उसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर कब होती है, जब आप प्योर वाटर को गैस स्टोव पे रखेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर पहुंचेगा, तब पानी उबलने लगेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर वाटर इन द लेबोरेटरी मैनुअल। अगर हम लेबोरेटरी, अब जैसे आप घर में जला रहे हैं तो उसमें तमाम तरह की इम्प्यूरिटी मिली हुई होती है, तो इम्प्यूरिटी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को लोअर कर देती है। मुझसे बेहतर आप जानते होंगे राउट लॉ में लोअरिंग ऑफ वाटर प्रेशर और अरे वेपर प्रेशर वगैरह, तो मुझसे अच्छा आप जानते हैं। तो बॉइलिंग और फ्रीजिंग ये दोनों एक कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, इसलिए ये दोनों फिनोमिनास क्या होंगे, ये दोनों फिनोमिनास जो होंगे वो आइसोबारिक प्रोसेस होंगे। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूं, डोंट वरी, ये नोट कर लीजिए आप लोग, आइसोबारिक प्रोसेस। अब फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर की जो फ्रीजिंग होती है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अरे भाई बड़ी सीधी सी बात है। देखो भाई, ये था एक कंटेनर, कंटेनर में तुमने यहां तक पानी भर के रखा था, ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक, क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर। मान लो यहां का प्रेशर P नॉट था, अब एट T बराबर 0, फिर तुमने इसका तापमान घटाना शुरू किया, फिर क्या हुआ साहब, इसके अंदर ये बर्फ बन गई। मान लो ये एक फॉर जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इट इज नॉट मैंडेटरी कि ऐसे ही, या पानी आपने अपने घर में जमाया होगा, चलो हम क्यूब मान लेते हैं। भैया कुल मिला के कहना ये चाहता हूं कि वी वाटर वी आइस से ज्यादा होगा, वी वाटर वी आइस से ज्यादा होगा। वी वाटर जो है क्या होगा, सॉरी वी आइस जो है वो वी वाटर से ज्यादा होगा, क्योंकि अब ये ठोस फॉर्म में आ गया, किसमें आ गया, ठोस फॉर्म में आ गया। तो लिखिए लेट m इज द मास ऑफ वाटर। मान लीजिए कि इसमें जो मास है उसका मास कितना है, m है। लेट m इज द मास ऑफ द वाटर विच फ्रीजेस इनटू आइस, विच फ्रीजेस इनटू आइस। तो बच्चों मास के साथ तो कुछ, विच फ्रीजेस इनटू आइस, मास के साथ तो हमारा कुछ लेना देना है नहीं, चाहे वाटर को तोलो चाहे आइस को तोलो, मास सेम रहेगा, ठीक है। ठीक, व्हेन वाटर फ्रीज, व्हेन वाटर फ्रीजेस, भैया सिकुड़ रहा है ना, सिकुड़ रहा है तो हीट देगा। व्हेन वाटर फ्रीजेस हीट विल रिलीज, सिस्टम ने हीट दे डाली तो हीट विल रिलीज, तो Q की वैल्यू माइनस का LF, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज। और LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। ये आपने Q की वैल्यू लिखी, क्या लिखी साहब, Q की वैल्यू लिखी,
ठीक है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया MLF। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कह लीजिए इसको आप, या लेटेंट हीट ऑफ आइस कह लीजिए। ठीक, उसके बाद एज V ice is greater than V water, देख लीजिएगा कभी, तो hence W is पॉजिटिव। क्यों भैया? क्योंकि W का फार्मूला होगा P टाइम्स V ice माइनस V water। तो जाहिर सी बात है W की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, और P क्या है बेटा? P अप्लाइड प्रेशर है। P क्या है? अप्लाइड प्रेशर है, यूजुअली एटमॉस्फेरिक लेते हैं अप्लाइड प्रेशर। तो अब दो चीजें हमने लिख ली Q और एक P, अरे एक W। तो FLTD इसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर साइन के साथ रखिएगा, हेंस FLTD फॉर फ्रीजिंग। FLTD क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा डेल्टा Q की डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या होगी बच्चों? डेल्टा Q की वैल्यू होगी डेल्टा U माइनस W, तो माइनस LF माइनस P इंटू V आइस माइनस V वाटर। ये इसका FLTD हो गया। अच्छा, ऐसे ही अब देखो, अब अगर तुम्हें बॉइलिंग ऑफ वाटर देखना है तो बेटा स्टीम का जो वॉल्यूम होगा वो वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। भाई इतर की शीशी में इतर रखा हुआ है, उसे तुम छिड़क दो, पूरे कमरे में फैल गया, क्योंकि गैसियस फॉर्म में है इसलिए ज्यादा वॉल्यूम ले लेगा। आप समझ रहे हो? तो इसलिए जब स्टीम होगी तो बेटा यही चीज प्लस में आ जाएगी और वो LV बन जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ क्या होगा? अब यहाँ पर ये जो बाद में हुआ है इसमें भी यही चीज हो जाएगी। ठीक है, V वेपर जो है वो V वाटर से ज्यादा होगा। तो अगर V वेपर V वाटर से ज्यादा होगा तो ये चीज तो वैसे ही लिखी जाएगी। अब इसके लिए अगर बॉइलिंग ऑफ वाटर के लिए लिखना है तो बस यहाँ पे प्लस लगा देना है, यहाँ LV लिख देना है, और यहाँ V वेपर माइनस V वाटर कर देना है, आपको उसका भी लॉ मिल जाएगा। तो यहीं पर इसकी थ्योरी खत्म होती है। इसके न्यूमेरिकल का एक वीडियो आपको और मिलेगा, उसके बाद हम आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस पर आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच।